हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, सो हमने बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में 6th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम फर्स्ट लेक्चर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एंजाइम्स का। आज हम सेकेंड लेक्चर पे मूव ऑन करेंगे। ओके, सो चलिए लेक्चर करते हैं। सबसे पहले एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे पहले देखेंगे एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, एंजाइम किस तरीके से काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंजाइम का, तो ये सारी चीजें। ओके, द फर्स्ट वन इज एंजाइम आर बायोलॉजिकली कैटलिस्ट विच एक्ट अपॉन सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इट इनटू द एंड प्रोडक्ट। देखिए, जो एंजाइम्स है वो जो भी एज आ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या कर सके, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सके। जो रिएक्शन का रेट होता है, जिस रेट से रिएक्शन चल रही है उस रेट को इंक्रीज करना कहलाता है कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर। ओके, सो एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट काम करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल जितनी भी रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो एंजाइम्स है वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। विच एक्ट अपॉन सबस्ट्रेट, ये किसके साथ मिलके, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक एंड प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। उसके बाद इन एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम्स इनिशियली फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जो एंजाइम होते हैं उनका काम क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना और रिएक्शन को कंप्लीट करवाना। तो जब वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद द बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट विद एन एंजाइम एट द एक्टिव साइट इज एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरीज। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है, कहाँ पे, एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट है वहां पे सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जब बाइंड हो जाता है तो वो कौन सी दो थ्योरीज के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है? फर्स्ट वन इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस मॉडल, सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। या तो लॉक एंड की थ्योरी बोल सकते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, या फिर मॉडल बोल सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट वन इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इमल फिशर। देखिए, इमल फिशर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉक एंड की थ्योरी दी थी, तो इसीलिए इसे इमल फिशर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो इसमें देखिए, इट इज द फर्स्ट एवर आइडिया प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट इमल फिशर। ये सबसे पहला आइडिया था क्या बताने का, एंजाइम रिएक्शन शो करने का। लॉक एंड की थ्योरी जो थी वो सबसे फर्स्ट क्या डिस्क्राइब की गई थी, किसके द्वारा, इमल फिशर के द्वारा। टू एक्सप्लेन एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म, एंजाइम किस तरीके से काम करता है, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए इमल फिशर ने सबसे पहले लॉक एंड की हाइपोथेसिस का इन्वेंशन किया था। ओके, ये थ्योरी दी थी। इट इज लाइक अ लॉक एंड की, ये थ्योरी बिल्कुल बेस है, जैसे कि लॉक एंड की होता है, जैसे ताला और ताले की चाबी होती है घरों में, उसी तरीके से लॉक एंड की थ्योरी काम करती है। कैसे करती है वो भी आप आके समझ में आ जाएगा आपको। इन दिस केस द शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड दैट द सबस्ट्रेट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए क्या होता है, जो बोल सकते हैं लॉक एंड की से क्यों नाम दिया गया है, इसलिए नाम दिया गया है। इन दिस केस द शेप ऑफ एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट की शेप होती है और जो एंजाइम की शेप होती है, ठीक है, एंजाइम जहां पे एक्टिव साइट पे बाइंड होना है उसकी शेप और जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप, दोनों की शेप क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के अतिरिक्त होती है, एक दूसरे के पूरक बोल सकते हैं, एक दूसरे के जैसी होती है। जैसे कि लॉक एंड की, जिस ताले में जौन सी ताली लगनी है वो उसके हिसाब से फिट होनी चाहिए, तभी वो ताला उससे खुलेगा, अदरवाइज किसी और की से तो लॉक नहीं खुलता है। तो यही चीज है। ओके, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया लॉक एंड की। उसके बाद देखिए मैकेनिज्म, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा लॉक एंड की थ्योरी किस तरीके से काम करती है। देखिए यहां पे ये एंजाइम है, राइट, एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट यहां से आ रहा है। देखिए ये मान लीजिए लॉक है, ये सबस्ट्रेट की है।
अब ये यहाँ पे आके फिट हो जाएगी तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हो गया दोनों का, हो गया दोनों का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कैटालाइसिस रिएक्शन होगी, कैटालाइसिस रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह अब क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, क्योंकि कैटालाइसिस हमने यहाँ यूज किया है, मींस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होने में हेल्प करता है। तो हमने एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर इस रिएक्शन को दोबारा से रिवर्स कर दे तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे ये देखिए प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बोल सकते हैं अगर दोनों चीजें ये आपको अलग अलग देखनी है। और ये क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। उसके लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस के। तो फर्स्ट वन इज रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एज स्टेटेड इन दिस हाइपोथेसिस इज नॉट एग्जैक्टली प्रूव्ड। देखिए जो आपका लॉक एंड की थ्योरी है, इसमें जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर संरचना बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं खुरदुरा हो। इस टाइप की जो प्रिपरेशन होती है एंजाइम की, वो हाइपोथेसिस के थ्रू मींस लॉक एंड की थ्योरी के थ्रू एग्जैक्टली प्रूव नहीं होती है। In fact, enzyme being protein in nature possesses structural flexibility because of changes in cooling and recooling of high polypeptide chain in enzyme protein। देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट एंजाइम प्रोटीन इन नेचर पॉजेज, अगर देखिए यहाँ पे एंजाइम क्या है, प्रोटीन नेचर का है, उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा होगा, जो उसका स्ट्रक्चरल होगा, जो उसका देखने में फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन कूलिंग एंड रीकूलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन एंजाइम प्रोटीन। इसी के कारण अगर वो फ्लेक्सिबल है तो अगर वो ठंडा होगा तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, अगर वो फिर से अगर उसे हम रीकूलिंग कर देंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अगर वो कूल नहीं है, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है अलग अलग। तो ये कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस की। उसके बाद इंड्यूस्ड फिट मॉडल हाइपोथेसिस। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, सेकंड वन इज इट इज अ हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट कोशलैंड। देखिए ये थ्योरी जो है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, कोशलैंड। वेयर लिमिटेशंस ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस आर रिमूव्ड। जितनी लिमिटेशंस वहां पे थी, वहां पे क्या था, देखिए जो रिजिड स्ट्रक्चर थी, जो हार्ड स्ट्रक्चर थी, कभी सॉफ्ट हो जा रही है, कभी हार्ड हो जा रही है, तो ये सारी लिमिटेशंस यहाँ पे जो आपका कोशलैंड ने जो थ्योरी दी थी इंड्यूस फिट मॉडल, उसमें सारी लिमिटेशंस लॉक एंड की थ्योरी की जितनी भी थी वो वहां से रिमूव करके ये वाली थ्योरी का इन्वेंशन किया गया। देखिए ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, राइट। इसमें देखिए दोनों प्रकार के यहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो दो प्रकार की बना दी गई, किसी में रिजिड होगा, किसी में जो नॉर्मल स्मूथ फ्लेक्सिबल जो एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो फिट हो जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे फिट हो गया, ये यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, ये यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल हाइपोथेसिस में जितनी लिमिटेशंस थी लॉक एंड की थ्योरी की, वो सारी पूरी करने के लिए इंड्यूस फिट मॉडल का इन्वेंशन किया गया, इंड्यूस फिट मॉडल आया, राइट। उसके बाद द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड इंड्यूस फिट बिकॉज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट इंड्यूस एंजाइम टू अंडरगो फेवरेबल कन्फर्मेशन चेंजेस। यस, द हाइपोथेसिस प्रोसेस थी, जिसे आप लॉक एंड की थ्योरी भी बोल रहे थे, वो क्या कॉल्ड इंड्यूस फिट। उसे इंड्यूस फिट इसलिए बोला गया क्योंकि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे वो इजीली एंजाइम के साथ क्या मींस कंफर्ट फील करके, जिस कंडीशन में भी, अगर वो रिजिड है तब भी, सॉफ्ट है जब भी, फ्लेक्सिबल है तब भी, वो इजीली
कहाँ पे एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स कर सकें, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंफर्मेशन में। सो ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, आपका लोक एंड की थ्योरी और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल, दोनों एक साथ अटैच होके। ओके, उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? सबसे पहले तो इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? रुकावट, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम फ्रॉम देयर एक्टिव साइट एंड सरफेस रिएक्ट विद अ वैरायटी ऑफ केमिकल एजेंट एंड देयर कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिड्यूस। देखिए क्या होता है, एंजाइम जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एंजाइम काम करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम फ्रॉम देयर एक्टिव साइट एंड सरफेस रिएक्ट विद वैरायटी ऑफ केमिकल एजेंट। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। एंजाइम कैसे काम करता है? एज अ कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देना। तो बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकती है और कुछ केमिकल एजेंट्स की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो वैरायटी है, या फिर बोल सकते हैं उनका जो परफॉर्मेंस है, उसे रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। These एजेंट आर कोल्ड एज इनिबिटर्स, और ये एजेंट कहलाते हैं इनिबिटर्स, जो क्या कर देते हैं? एंजाइम इनिबिशन कोज कर देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर दें। These एजेंट आर कोल्ड एज इनिबिटर्स, ये एजेंट इनिबिटर्स कहलाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कोल्ड एंजाइम इनिबिशन, और ये प्रोसेस कहलाती है एंजाइम इनिबिशन। उसके बाद टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिशन। अब कुछ टाइप्स देख लेते हैं एंजाइम इनिबिशन के। वन इज ए पार्ट कॉम्पिटेटिव इनिबिशन और रिवर्सेबल इनिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन जिसे रिवर्सेबल इनिबिशन भी बोला जाता है। देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मींस कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव दो पार्ट होते हैं, दो टाइप के होते हैं एंजाइम इनिबिशन। तो थोड़ा सा इसमें इसके डायग्राम भी थोड़े इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आप अच्छे से बनाएंगे, इजीली बन भी जाएंगे, और इजी प्रोसेस है क्योंकि लोक एंड की आपने देखी हुई चीज है, तो ये इजीली क्लियर होने वाला पूरा पॉइंट है। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन जिसे रिवर्सेबल इनिबिशन भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, इन दिस टाइप ऑफ इनिबिशन द इनिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट। देखिए क्या है कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, क्या होता है एंजाइम का, जिसे रिवर्सेबल इनिबिशन भी बोलते हैं। इसमें जो आपका एंजाइम है वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, मीन्स दोनों की स्ट्रक्चर सेम होगी सबस्ट्रेट की और आपका इनिबिटर का काम क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना, ठीक है। और दूसरी चीज सबस्ट्रेट का काम क्या होता है? अगर सबस्ट्रेट जाके फिट हो जाएगा एंजाइम में, तो मतलब वो दोनों एक साथ अटैच होकर, अगर सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा एंजाइम में जाके, तो एक्टिविटी दोनों की इंक्रीज हो जाएगी, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड हो जाएगा और एज अ कैटलिस्ट काम करेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देगा। वहीं पे अगर एंजाइम के साथ इनिबिटर अटैच हो गया तो वो उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। तो यहाँ पे इनिबिटर की और सबस्ट्रेट की दोनों की जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दोनों में जो स्ट्रक्चर है दोनों की वो लगभग सेम होती है और दोनों में कंपटीशन होता है। सेकंड पॉइंट इज ड्यू टू दिस द इनिबिटर बाइंड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और इसी के कारण अगर इनिबिटर बाइंड हो जाता है एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट से, तो क्या होता है? एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है। अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर वो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डायग्राम क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है? ये हमारा एक्टिव साइट मींस ये एंजाइम है, ये कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का एग्जांपल है। ये एक्टिव साइट है मींस ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये दूसरा कॉम्पिटेटिव इनिबिटर है, राइट। ये कॉम्पिटेटिव इनिबिटर है और दूसरी चीज ये क्या है? सबस्ट्रेट है। तो अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो गया मींस अब क्या होगा? सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कॉम्पिटेटिव इनिबिटर बाइंड हो जाता है सबसे आपके एंजाइम के साथ, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्लोज कर देगा और फिर कोई भी रिएक्शन जो है एंड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे करके दिखाया है कि अगर कॉम्पिटेटिव इनिबिटर बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ, द सबस्ट्रेट एंड द कॉम्पिटर कॉम्पीट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो सबस्ट्रेट है और कॉम्पिटेटिव इनिबिटर है दोनों फाइट करेंगे आपस में
इस एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए। और फाइनली यहाँ पे हमने अटैच करके दिखाया है किसे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर को। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जीत गया और वो जाके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो अब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और एंजाइम की एक्टिविटी ये क्लोज कर देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम आप ग्राफ के थ्रू समझिए, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने यहाँ ली। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, राइट। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन अगर प्रेजेंट हो गया, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन आ गया, तो मतलब ये यहाँ पे देखिए अगर कोई इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, राइट। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है तो ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से सीधा गिरता 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 चला जाएगा ग्राफ और नीचे आके ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। आ जाते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन या फिर रिवर्सेबल इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन और रिवर्सेबल इनहिबिशन क्या होती है, चीजें दोनों प्रेजेंट होगी, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों जगह प्रेजेंट होंगे, लेकिन वहां पे कंपटीशन होगा क्योंकि एक्टिव साइट एक प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्टिव साइट भी दो होंगी, दोनों की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा इजीली। अगर इनहिबिशन आया है, इनहिबिटर आया है, वो अपने साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा और जो आपका सबस्ट्रेट है वो अपनी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा इजीली। फर्स्ट पॉइंट दिया है, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इनहिबिटर बाइंड विद द एंजाइम एट द सरफेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, राइट। देखिए एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है क्योंकि इसमें तो क्या है, इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो इनहिबिटर है वो आके एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएगा क्योंकि एक्टिव साइट यहाँ पे दो प्रेजेंट होती है। दस इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट रिवर्स इनहिबिशन। और क्या कर देगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, डज नॉट रिवर्स इनहिबिशन, जिसमें रिवर्स इनहिबिशन दिखाई नहीं देगा। रिवर्स इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, अगर हमने जैसे कोई भी कंपटीशन हो रहा था वहां पे अगर जो सबस्ट्रेट था अगर वो बाहर हो गया लेकिन अदर फॉर्म में अगर वहां से हट जाता है किसी भी कारण इनहिबिटर, तो वहां पे वो सबस्ट्रेट आके दोबारा से बाइंड होगा और अपना जो उसके वो एक्टिव हो जाएगा और अपना फॉर्मेशन करेगा और एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दो एक्टिव साइट दी होंगी, आप डायग्राम से जैसे कि देखिए ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है, यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर देखिए एक एक्टिव साइट ये है, एक एक्टिव साइट ये है, दो एक्टिव साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं आना। ये देखिए ये स्ट्रक्चर अलग है सबस्ट्रेट की, यहाँ पे जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है इसकी स्ट्रक्चर अलग है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो अपनी एक्टिव साइट पे आके इजीली बाइंड हो जाएगा और जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है वो अपनी साइट पे आके बाइंड हो जाएगा, राइट। द इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम away from the active site, it changes the shape of the active site so the substrate can no longer bind to form the enzyme substrate complex, right। देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर पहले आके बाइंड हो गया तो ये जो एंजाइम है ना इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होना होता है उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और ज्यादा देर तक सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाएगा क्योंकि एक्टिव साइट इसके लिए भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस जो ये की है ये इस लोक में इजीली फिट हो जाएगी। लेकिन यहां देखिए जब यहाँ पे अगर पहले नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर पीछे आके अटैच हो गया है अपनी एक्टिव साइट में तो ये इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है एंजाइम का, जिससे सबस्ट्रेट ज्यादा देर तक यहाँ पे टिक ना पाए और इसकी स्ट्रक्चर चेंज होते हैं क्योंकि अब लोक ही चेंज हो गया तो की उसमें कैसे ज्यादा देर तक काम कर पाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। अगर यहाँ पे नो इनहिबिटर प्रेजेंट, अगर कोई इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है तो इस तरीके से रिएक्शन जाएगी और यहाँ पे जाके एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके रिएक्शन क्या हो जाएगी, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज अगर यहाँ पे आपका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, जाएगा अटैच हो जाएगा और जल्दी से जल्दी सबस्ट्रेट को बाहर करने की कोशिश करेगा और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, some enzymes requires a non-protein group for catalytic reaction which is called as cofactor। देखिए कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ कैटालिटिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें मैंने आपको क्या बताया सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन
कुछ एंजाइम्स के कुछ पार्ट्स नॉन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं और वो नॉन प्रोटीनियस नेचर कहलाता है कोफैक्टर। ओके, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें नॉन प्रोटीन ग्रुप के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे कौन काम करते हैं? एंजाइम की जगह कोफैक्टर काम करते हैं। एग्जांपल मेटल आयन लाइक Mg, Mn, कैल्शियम, Ca पॉजिटिव आर कॉल्ड एज कोफैक्टर। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो कि काम करते हैं एज अ कोफैक्टर। उसके बाद कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम आर लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एसेंशियली ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप एंड आर रिक्वायर्ड फॉर कैटालिटिक रिएक्शन। अब जो कोएंजाइम्स होते हैं इनका काम क्या होता है? कोएंजाइम का मतलब होता है, देखिए ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जो नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं उनसे इनका मोलिकुलर वेट थोड़ा कम होता है और ये सब ड्राइव्ड होते हैं विटामिन बी से, विटामिन बी से मिलते हैं। दूसरी चीज कॉम्प्लेक्स ग्रुप एंड आर रिक्वायर्ड फॉर कैटालिटिक रिएक्शन, और बहुत सारी कैटालिटिक रिएक्शन में कोएंजाइम्स का यूज होता है। उसके बाद फिफ्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। अब ये किस टाइप के एंजाइम होते हैं? दीज द एंजाइम विच आर प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। ऐसे एंजाइम्स जो कि जब अगर सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है उस टाइम काम करे किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम, राइट। इसमें एग्जाम्पल एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइटिक सीरीज सच एज काइनेज, म्यूटेज। ग्लाइकोलाइटिक सीरीज में, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की सीरीज में ये एंजाइम्स इस प्रकार के यूज होते हैं जैसे कि म्यूटेज, काइनेज या फिर अदर जितने भी एंजाइम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट इज एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या होती है? इट इज अ क्लेफ्ट ऑफ डिप्रेशन अपॉन enzyme molecule at which substrate molecule attached to enzyme molecule may carry one or more active site। देखिए एंजाइम मोलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट होती है एक्टिव साइट। अब वहां पे आके इनिबिटर भी अटैच हो सकता है या फिर वहां पे आके सबस्ट्रेट भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर उसे मींस बोल सकते हैं एक क्लेफ्ट का मतलब होता है कि इस टाइप का दरार बनी हुई होती है जिसमें कोई भी चीज आके ऊपर से फिट हो जाए, वो होता है एक्टिव साइट, ठीक है। क्लेफ्ट बनी होती है जिसे एक्टिव साइट बोलते हैं, जिसमें आके कोई भी मटेरियल फिट हो जाए। जैसे यहाँ पे हम बात करें एंजाइम की, एंजाइम के ऊपर बहुत सारी एक्टिव साइट बनी रहती हैं जिसमें आके या तो सबस्ट्रेट फिट हो जाता है या फिर वहां पे इनिबिटर फिट हो जाता है, ठीक है। सो ये होती हैं एक्टिव साइट जहां पे कोई भी कंपोनेंट आके इजीली फिट हो सके, उसके टाइप का, उसी के स्ट्रक्चर का, वहां पे जो एक स्ट्रक्चर हो वो बनी हुई हो, राइट। तो ये होती है एक्टिव साइट, ओके। उसके बाद थैंक यू सो मच गाइस। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अभी इस चैप्टर का एक और लेक्चर आएगा, जल्दी ही उसे भी कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।